नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खतरे में आ सकती है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली। अंबेडकर के नाम पर फिर से ना बदलने पाला। खबर में आगे जिक्र होगा कि अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में मंगलवार को प्रदर्शन की घोषणा। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी को रावण जैसा अहंकार। खबर में जिक्र होगा कि एक दिन यह अपनी ही सरकार को खोद देंगे। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। आगे आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने की साजिश केंद्र सरकार पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अवैध तरीके से हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। गृह मंत्रालय के अधिकारी कर रहे स्वीकार, संजय सिंह का दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली है। अंबेडकर के नाम पर कहीं फिर से ना बदलने पाला, बीजेपी की बढ़ सकती है मुसीबत। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार आम चुनाव के पहले एनडीए में लौटे थे, तभी से उनके मुंह में बार बार एक बात सुनने को जरूर मिली थी कि अब कहीं नहीं जाएंगे। चले गए थे, गलती हो गई थी, लेकिन अब लगता है नीतीश कुमार वैसे ही गलती दोहराकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली है। माना जा रहा है कि ये खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी मिलने के बाद अख्तियार की है, न कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे उनके बारे में अमित शाह की राय है, लेकिन बहाना बना है अंबेडकर के बारे में अमित शाह का बयान, जिसे लेकर लगभग पूरा विपक्ष बीजेपी नेता पर टूट पड़ा है। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के मन की बात भी सामने आ चुकी है, जो अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया लगती है। असल में अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में बिहार में एनडीए की लीडरशिप के बारे में पूछा गया तो कहा कि फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड में होगा। नीतीश कुमार मानकर चल रहे थे कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला तो हो ही चुका है, फिर संसदीय बोर्ड में फैसला जाना तो बीजेपी का नया स्टैंड लगता है। अमित शाह का यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को लेकर कही गई बात जैसा ही था। तब अमित शाह ने कहा था कि अभी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं, चुनाव बाद वो नहीं बल्कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। चुनाव नतीजा आने के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक महाराष्ट्र में भी बिहार फार्मूला लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसमें कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बिहार फार्मूला तो नहीं अपनाया, लेकिन अमित शाह के बयान से लग रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र फार्मूला लागू करने का मन बना चुकी है। अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन उनकी प्रगति यात्रा का पोस्टर उनके मन की बात जरूर सुना रहा है, जिस पर लिखा है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अंबेडकर को लेकर जिस प्रकार से खामोशी साध रखी है नीतीश कुमार ने, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर ये कह दिया कि भाजपा को समर्थन देने पर आप पुनर्विचार कीजिए, वरना भाजपा के अपमान में यहाँ पर जेडीयू भी शामिल मानी जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं घिर भी गए हैं नीतीश कुमार, और अब अगर वो पाला बदलते हैं तो वो केंद्र की सरकार हिलाने की ताकत रखते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में मंगलवार को प्रदर्शन की घोषणा। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी को रावण जैसा अहंकार। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का गुस्सा बरकरार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को देश प्रदेश का अपमान बताया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर इंदौर में विरोध जताया और पदयात्रा की। जीतू पटवारी ने ऐलान किया कि बाबा साहेब के अपमान के विरोध में कांग्रेस मध्य प्रदेश के हर शहर में विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत पर दिए गए भाषण का कुछ सेकंड का हिस्सा देश के सियासी तूफान मचाया हुआ है, और कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और अब देश में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी है। कांग्रेस भाजपा के अलावा इसमें आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर होकर विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में इस मुद्दे पर विरोध जताया। उन्होंने पदयात्रा की और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। जीतू पटवारी ने इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले पर भी आक्रोश जताया और कहा कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला इंदौर के पंगु पुलिस प्रशासन का प्रमाण है। भाजपा में शामिल गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई नहीं होना अपराधियों के भाजपा में शामिल होने का सबूत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक दिन ये अपनी ही सरकार को खोद देंगे, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी
आदमी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लखनऊ में बैंक के लॉकर से हुई चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गलत काम हो रहा है, यहाँ जो अपराध हो रहे हैं उसके पीछे खुद बीजेपी के नेता हैं। जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, इसके पीछे आपको बीजेपी के लोग दिखेंगे। लखनऊ में बैंक के लॉकर से चोरी हो गई, ऐसा पहली बार हो रहा है। राजधानी लखनऊ में हुए बैंक लॉकर तोड़ने की घटना के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव के ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हुआ। आज का एपिसोड लखनऊ का ओवरसीज बैंक जहां लॉकर काटकर बहुमूल्य संपदा चोरी हुई। कल सहारनपुर में बैंक लूटा था। इस मामले को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने की साजिश, केंद्र सरकार पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को आम लोगों की पहुंच से रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव को लेकर सरकार की आलोचना की। कहा कि यह चुनाव आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता को नष्ट करने की मोदी सरकार की व्यवस्थित साजिश का हिस्सा है। मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनियोजित तरीके से नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बता दें कि चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसके तहत सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अवैध तरीके से हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी कर रहे स्वीकार, सांसद संजय सिंह ने किया दावा। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को कानून प्रक्रिया में यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जो बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 6 महीने तक अवैध रूप से जेल में रखा गया था, उनके 6 महीने कौन वापस करेगा। संजय सिंह ने दावा किया कि इस मामले में अब गृह मंत्रालय से अनुमति के लिए फाइल भेजी गई है। ये बात खुद गृह मंत्रालय के लोग स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी अपनी सभी गारंटियां पूरी की हैं और इस बार भी वो महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देंगे और संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज कराएंगे। संजय सिंह ने कहा कि एमएचए के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बिना मंजूरी के गिरफ्तार किया गया था। अब ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा और फर्जी मामला बनाकर उन्हें अवैध रूप से जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जांच एजेंसियों ने केजरीवाल जी को बिना एलजी और गृह मंत्रालय की मंजूरी के गिरफ्तार किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया जमानत से बैकफुट पर। ईडी अब केस को लेकर बदल दिए नियम। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय लगातार चर्चा में बनी हुई रहती है। अपने रेड से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने तक के ईडी सुर्खियों में रहती है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक की गिरफ्तारी के मामले में ईडी चर्चा में रही। लेकिन कई बड़े नेताओं की जमानत के बाद अब ईडी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बात पर मुहर ईडी ने अपने नियम बदल कर लगा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अपने कुछ हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के अदालत में पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया है कि वो केवल आपराधिक साजिश को ही पूर्वानुमानित अपराध के रूप में नहीं मानेगी जिसके आधार पर वह ऐसे मामले दर्ज करता है। इसमें उस साजिश से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध को भी शामिल किया जाना चाहिए। सूत्र के अनुसार इस निर्णय के बारे में निर्देश ईडी निदेशक राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को पारित कर दिया है। पीएमएलए अनुसूची में करीब 150 प्राथमिक अपराध शामिल हैं जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर टैक्स चोरी और यहाँ तक कि वन्य जीवन अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। यह नया कदम ऐसे मामलों में हाल ही में मिली असफलताओं के बाद उठाया गया है जिनमें से 2 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। एक कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ और दूसरा एक रिटायर आईएएस अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अधीन काम किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शराबबंदी पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से की बड़ी मांग, बोले होम डिलीवरी पर नहीं लगी रोक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराब
शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के सामने एक अहम मांग रखी है। कटिहार में पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि शराब के नशा मुक्त बिहार के लिए पूर्ण शराबबंदी का कानून बना है तो उसका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर फैसला ले, ठोस पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी स्थिति सही नहीं है। शराब पीकर कोई जेल चला जाता है तो पूरे परिवार को उसका परिणाम झेलना पड़ता है। तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। कटिहार सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में सभी लोगों को बुलाकर बैठक की जाए, सभी पार्टियों को बुलाया जाए और बैठक कराई जाए। सर्वदलीय बैठक में इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, सभी लोगों की राय लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। सरकार को इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने किसानों और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरा, कहा अपने वादे पूरे करे सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार को किसान विरोधी और जुमलेबाज करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि किसान भारत बनाते हैं, वो देश का गौरव है। किसान दिवस पर सभी किसान बहनों और भाइयों और खेत मजदूरों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश के किसानों के लिए लड़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी जिद और किसान विरोधी नीतियों के जरिए हमारे किसानों के साथ और अन्याय नहीं करेगी और अपने पुराने वादों को लागू करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से नाराज हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जानिए क्या कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अतीत में हिंदू समाज के साथ बहुत अत्याचार हुआ है और हिंदुओं के धर्म स्थलों को तहस नहस किया गया है। इसीलिए अगर अब हिंदू समाज अपने मंदिरों का पुनः उद्धार कर उन्हें पुनः संरक्षित करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अतीत में आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों की सूची बनाकर उनका एएसआई से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सियासी संग्राम पर अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संसद में धक्का मुक्की प्रकरण की वजह अमित शाह का संसद में अंबेडकर पर बयान है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अंबेडकर के नाम से तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि देश में अंबेडकर की विचारधारा के लोग अधिक है, इसीलिए हर कोई अंबेडकर के नाम का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शंकराचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए कहा कि भारत में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 8 करोड़ बांग्लादेशियों को लेकर केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाते हुए वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। जब 8 करोड़ बांग्लादेशी वापस अपने देश में जाएंगे तब उनके बोझ से बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने आएगी। बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरस्वती हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने ये बातें मीडिया से रूबरू होते हुए कही है। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में आई भ्रष्टाचार की बाढ़, बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं सामने, कमलनाथ का बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में आयकर विभाग और लोकायुक्त की कार्रवाई में हुए बड़े खुलासे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है, बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष की कतार में लगा दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं और अफसरों के गठजोड़ ने मध्य प्रदेश की नीलामी चालू कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के एक सिपाही के पास से 54 किलो सोना, 10 करोड़ नकद और सैकड़ों करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिलना बताता है कि मध्य प्रदेश भाजपा नेताओं और अफसरों ने किस तरह से लूट मचा रखी है। भ्रष्टाचार की हद देखिए कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन टिकट में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कर्मचारी 6 महीने में करोड़ों के प्लांट और नकदी से खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के इन राक्षसों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा, बीजेपी पर लगाए चुनाव में धांधली करने का आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर चुनाव आयोग और ईवीएम को दोषी ठहराया है। चंडीगढ़ में सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के फैक्ट एवं फाइंडिंग कमेटी के प्रभारी करण सिंह दलाल ने बड़े आरोप लगाए। करण दलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के चुनाव में धांधली हुई है।
दलाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने आंकड़ों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया, जबकि हर सर्वेक्षण में कांग्रेस को ही बढ़त मिली है। दलाल ने कहा कि चुनाव में पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, यहां तक कि हरियाणा के कुछ पुलिस अफसरों ने अपनी जमीनें गिरवी रखी और भाजपा के साथ मिलकर खेल किया। करण दलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ अधिकारी शामिल थे जिन्होंने ये काम किया है, वो अगली रिपोर्ट में उनके नाम बताएंगे। दलाल ने कहा कि पुलिस कप्तान ने क्या किया, सबके नाम उजागर किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली पर फिर मंडरा रहा है किसान आंदोलन का साया, डल्लेवाल के अनशन से मामला हो रहा है खतरनाक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लिए किसान आंदोलन गले की हड्डी बन चुका है। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 28 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। जाहिर है कि सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह किसान आंदोलन को दिल्ली आने से रोका जाए। कैंसर बीमारी से परेशान डल्लेवाल की हालत खराब हो रही है। दूसरी ओर संसद की स्थायी समिति ने किसानों की डिमांड पर मुहर लगा दी है। अब सरकार की मुश्किल ये है कि न किसान मानने को तैयार हैं और न ही सरकार किसानों की हर मांग मानने की स्थिति में है। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीच का रास्ता निकालने वाला कोई तेज तर्रार नेता दोनों तरफ से ही सामने नहीं आ रहा है। पंजाब और हरियाणा की सीमा खनौरी बॉर्डर पर 27 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धरना स्थल के पास ही अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, पर जिस तरह का किसानों ने मन बना लिया है कि तबीयत बिगड़ने पर भी उन्हें प्रशासन को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा, उससे स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो सकती है इसे समझा जा सकता है। किसान नेता सरकार को चेता रहे हैं कि अगर डल्लेवाल को जबरन उठाने की कोशिश की तो फिर पुलिस प्रशासन को लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने पूछे 14 सवाल, 11 पर केंद्र सरकार की नो, सीनेट चुनाव पर भी आया गोलमाल जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद मनीष तिवारी की ओर से लोकसभा में लगातार शहर वासियों के लंबित ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 2 सत्र में उन्होंने 14 मुद्दों के सवाल पूछे, लेकिन 11 सवाल का जवाब केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस पर कोई योजना नहीं है, जबकि डंपिंग ग्राउंड के कचरे के पहाड़ और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन पर काम की समय सीमा बताई है। सीनेट चुनाव पर भी गोलमोल जवाब ही आया है। ऐसे में अपनी समस्याओं का कई सालों से इंतजार कर रहे लोगों के हाथ निराशा लगी है। संसद की ओर से जो मुद्दे उठाए हैं उनके समाधान के लिए शहरवासी पिछले 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये सभी मुद्दे शहर के 10 लाख लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। शहर का हर वर्ग, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के 62,000 मकानों में रहने वाले लोग, व्यापारी, उद्योगपति और गाँव निवासी इन लंबित मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नौकरी का फॉर्म भरने में 18% जीएसटी, प्रियंका गांधी की 2 टूक, बोली मोदी सरकार जले पर नमक छिड़क रही है। जी हां दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में बेरोजगारों की कमी नहीं है। हालांकि नौकरियां कम होती हैं, इसलिए भारी भीड़ में हर किसी को अपनी प्रतिभा या हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। लिहाजा महज एक पोस्ट के लिए भी नौकरी का विज्ञापन निकलता है तो हजारों आवेदन आ जाते हैं। हालांकि एक कड़वा सच ये भी है कि गला काट प्रतिस्पर्धा के इस कंपटीशन भरे युग में सरकारी नौकरी ही युवाओं की पहली पसंद होती है। बेरोजगारों को जॉब दिलवाने में सरकारों से सहयोग मिलना चाहिए। इसके बजाय जॉब के लिए आवेदन करने पर सरकार 18% जीएसटी ले रही है। इस बात को लेकर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। राहुल गांधी ने परभणी में जेल में मरे गए व्यक्ति के परिवार से की मुलाकात, बोले दलित होने के कारण की गई हत्या। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे और इस महीने की शुरुआत में शहर में हिंसा के बाद गिरफ्तारी किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार डाला और ये हिरासत में मौत का मामला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएलसी रवि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, सुरजेवाला बोले बीजेपी का चरित्र ही महिला, युवा, किसान और दलित विरोधी है। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को राज्य सरकार के विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिन्होंने हाल में सदन में मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर
गडकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मांगा नितिन गडकरी का इस्तीफा, कहा टेंडर की शर्तों के मुताबिक सुरक्षित नहीं है हाईवे। जी हां दोस्तों, जयपुर हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार को हुए भयावह हादसे को लेकर कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग करते हुए टोल कंपनियों पर और एनएचआई पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह रविवार को हादसे के कारण हुए अग्निकांड में 13 लोगों की मौत के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। एनएचआई देश का सबसे भ्रष्ट विभाग है। प्रशासन की मिलीभगत, भ्रष्ट टोल नीति के कारण भागरोटा में यह हादसा हुआ। दोस्तों, आप रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अम्बेडकर को अपमानित करने वालों को सत्ता से बाहर कर देगी पीडीए, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग डॉक्टर बीआर अम्बेडकर और उनके संविधान को अपमानित करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देंगे। सपा नेता ने कहा कि प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं। उन्होंने कभी भी बाबा साहेब से के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। अखिलेश यादव ने संसद में अम्बेडकर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विवादित टिप्पणी को लेकर देशव्यापी आंदोलन के बीच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपमान की इस प्रथा को तोड़ने के लिए पीडीए समाज के हर एक व्यक्ति ने ठान लिया है कि वो सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर अपनी सरकार बनाएंगे और बाबा साहेब और उनके संविधान को अपमानित करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देंगे। सपा प्रमुख ने पोस्ट में कहा कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहेब सदैव से एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक, नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसीलिए प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी बाबा साहेब के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़ित पीडीए समाज की रक्षा का कवच भी बना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे हैं। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीडीए को एक सूत्र करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे। इसीलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहेब हमेशा अखरते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में पेगासस कांड पर आए फैसले पर सुरजेवाला ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट अब भारत में जांच कराएगा? जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को दावा किया कि अमेरिका में पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले में आए फैसले से साबित हो गया है कि किस तरह भारतीयों के 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया। उन्होंने सवाल किया कि अब इस फैसले के मद्देनज़र क्या सुप्रीम कोर्ट आगे की जांच कराएगा। सुरजेवाला ने एक खबर साझा की जिसमें कहा गया कि पहली बार अमेरिका की एक अदालत ने इजराइल के एनएसओ समूह को सेंधमारी करने वाले उसके स्पाईवेयर पेगासस के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पेगासस स्पाईवेयर मामले का फैसला साबित करता है कि कैसे अवैध स्पाईवेयर रैकेट में भारतीयों के 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जवाब दे कि जिन 300 नामों को निशाना बनाया गया वो कौन थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या जीएसटी में बदलाव करने का साहस दिखाएंगे पीएम? पॉपकॉर्न पर अलग अलग टैक्स को लेकर कांग्रेस का सवाल। जहां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग अलग टैक्स का बेतुका करार दिया और कहा कि ये जीएसटी प्रणाली की जटिलता को उजागर करती है। विपक्षी पार्टी ने यह भी पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव करने का साहस दिखाएगी। पार्टी के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग अलग टैक्स दरों की बेतुकी बात ने सोशल मीडिया पर मीम्स की सुनामी ला दी है। ये गहरे मुद्दे को उजागर करता है, एक ऐसी प्रणाली की बढ़ती जटिलता को बताता है जिसे अच्छा और आसान होना चाहिए था। रमेश ने कहा कि जीएसटी में बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी आम है और कई फर्जी कंपनियां जीएसटी का गलत फायदा उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली में कई खामियां हैं, जैसे आपूर्ति श्रृंखला में की सही तरीके से निगरानी नहीं की जा रही है, पंजीकरण की प्रक्रिया में खामियां हैं, टर्न
टर्नओवर छूट के नियमों में खामियां हैं जिनका गलत फायदा उठाया जा रहा है। नियमों का पालन अब भी मुश्किल है और माल की गलत श्रेणी अक्सर होती है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी हिंसा प्रभावित परभणी का करेंगे दौरा, भाजपा में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी शहर का दौरा करेंगे और इस महीने की शुरुआत में वहां हुई हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिवारों से मिलेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने गांधी के दौरे को नौटंकी करार दिया है। मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित परभणी शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रतिकृति को 10 दिसंबर की शाम को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार गांधी अम्बेडकरवादी सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोडे के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार को दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों? गणतंत्र दिवस परेड में झांकी ना शामिल करने पर फूटा केजरीवाल का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को शामिल न करने पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने 2 नई योजनाओं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की शुरुआत की घोषणा भी की। केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली की जनता से नफरत करने और उनके पास कोई विजन न होने का आरोप लगाया। भाजपा ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए केजरीवाल को सिर्फ घोषणाएं करने वाला बताया। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड से बाहर रखने के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और इसकी झांकी हर साल परेड में शामिल होनी चाहिए। केजरीवाल ने पूछा कि ये कैसी राजनीति है? दिल्ली के लोगों ने से उन्हें इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 बिहार इलेक्शन, दिल्ली शिफ्ट हुई बिहार की राजनीति, लालू और दिलीप जायसवाल हुए रवाना। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रविवार की सुबह दिल्ली रवाना हो गए। इन दोनों के दिल्ली रवाना होने के साथ बिहार में कई प्रकार की चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि बीजेपी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ने की बात कह रही है। इधर लालू प्रसाद भी रविवार को दिल्ली रवाना हुए। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन का कहना है कि लालू जी अपना इलाज करवाने दिल्ली गए हैं, जबकि आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद की दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बैठक भी होनी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कमेटी की 22 और 23 दिसंबर बैठक है। इस बैठक में भाग लेने के लिए दिलीप जायसवाल रविवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही बड़ी बात, कांग्रेस ने बीजेपी पर किया हमला। जी हाँ दोस्तों, संसद में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अम्बेडकर पर गृह मंत्री का बयान भाजपा की बाबा साहेब के प्रति सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस बयान की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तभी से जन विरोधी कानून लाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले किसानों और गरीबों के भूमि अधिग्रहण के अध्यादेश लेकर आए, साथ ही 3 काले कानून भी लागू किए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसान, गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश की आवाज़ व गरीबों की आवाज़ हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत से उन पर की गई टिप्पणी की कांग्रेस निंदा करती है। साथ ही पूरे देश की जनता व गरीब तबके के लोग भी गृह मंत्री की इस टिप्पणी की निंदा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी ये दर्शाती है कि भाजपा बाबा साहेब को लेकर क्या सोच रखती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐसे जजों को बर्खास्त करो, जाति जनगणना वाले बयान पर राहुल गांधी को नोटिस मिलने से भड़की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना पर दिए बयान से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बरेली की जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके इस बयान को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इस पर कांग्रेस भड़क गई है और यहां तक कह दिया है कि ऐसे जजों को तुरंत ही उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। उनको जो गरीबों व अन्य से जुड़े मामले हैं उस पर फैसला सुनाना चाहिए। बरेली कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। जाति जनगणना पर बयान को लेकर बरेली जिला अदालत द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ये ना कोई खबर है और ना ही इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मानसिक बीमार लोगों के पास याचिका फाइल करने के लिए समय होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर लगे आरोपों को बताया झूठ। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के
से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें संदेह है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पास होगा। उन्होंने कहा कि जेपीसी का गठन हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बिल पास होगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का मुक्की करने के आरोप को भी खारिज कर दिया है। ये बातें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शनिवार रात मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कही। दोस्तों बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2 बिल, जिनमें एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है, मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए थे। शुक्रवार को इन बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, अखिलेश सिंह का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गोपालगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान की रक्षा के लिए व पिछड़ों दलितों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रही